हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं सभी के अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग पहली इकाई का अंतिम चैप्टर यानी चैप्टर का नाम क्या लिखा हुआ है, शक्ति ऊर्जा संसाधन। शक्ति बोले तो पावर, यानी ऊर्जा मतलब उससे जिसे एनर्जी मिलता है। इस चैप्टर को डिटेल से पढ़ना और याद रखिएगा, आज पहली इकाई पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी और साथ ही साथ में डेली इस चैप्टर का एमसीक्यू प्रैक्टिस शाम 7 बजे चल रहा है। तो आप यहां से थ्योरी क्लास कीजिएगा और इसी चैनल पर शाम 7 बजे डेली लाइव आइएगा, जहां पर एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाता है, जिससे आप अपनी स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हैं कि कितना आपको ये चैप्टर याद रह रहा है। और इस चैप्टर से क्वेश्चन हूबहू एग्जामों में आते हैं। आप सभी को इस चैप्टर में आगे मैं खुद आपको दिखाऊंगा। तो ये सारे के सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पूरी डिटेल से पढ़िएगा। जहां भी डाउट होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और क्लास बेहतर लगेगा आप सभी को तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को और जानने की कोशिश करते हैं कि ऊर्जा संसाधन के बारे में क्या आप सभी जानते हैं। ऊर्जा यानी शक्ति जिसे बोलते हैं, यानी पावर जिसे बोलते हैं। अब यहाँ वर्ड लिखा हुआ संसाधन, हर बार हर क्लास में इस वर्ड को समझाने की कोशिश करता हूं, फिर अगेन कुछ नए बच्चों के लिए बता रहा हूं। संसाधन मतलब दुनिया का वो चीज जो आपके लिए उपयोगी है, मनुष्य के लिए उपयोगी है, वो सारे चीज संसाधन कहलाते हैं। कुछ भी हो, जैसे कुछ ऊर्जा का भी चीज है जो आपके लिए उपयोगी है, वो भी संसाधन कहलाएंगे। अब ये एक वर्ड आ रहा होगा ऊर्जा यानी शक्ति, ये क्या है, इसको समझने के लिए आसान भाषा में समझे। जैसे मनुष्य जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा शक्ति कैसे से मिलता है, कैसे मिलता है बताइए। हमारे लिए यानी मनुष्य के लिए या जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का स्रोत खाद्य पदार्थ है, यानी हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है। ठीक उसी तरह जितने भी गाड़ियां हैं, मशीन्स है, बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं, उसे ऊर्जा कैसे मिलेगी, उसे ऊर्जा कैसे मिलेगी। पेट्रोल से मिलेगी, कोयला से मिलेगा और विद्युत से मिलेगा, या अन्य बहुत सारे चीजें हैं जिससे उन बड़ी बड़ी मशीनों को, बड़े बड़े उद्योग धंधे को, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को, गाड़ियों को ऊर्जा मिलता है, जिससे उनको ताकत मिलता है, जिससे वो भी चल पाते हैं। जैसे मनुष्य जीव जंतु का ऊर्जा का स्रोत खाद्य पदार्थ, उसी तरह अलग अलग गाड़ी है, अलग अलग फैक्ट्रियां हैं, अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसका ऊर्जा का स्रोत अलग अलग होता है। जैसे मान चलिए कोई गाड़ी डीजल वाला होगा, कोई गाड़ी पेट्रोल से चलता होगा। पुराने समय में रेलगाड़ियां कोयला से भी चलता था, आप सभी सुने होंगे, आप लोग के बहुत ऐसे पढ़ने में भी मिला होगा और बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि पहले कोयला से चलाया जाता था रेलगाड़ियों को, या बड़े बड़े इंजनों को चलाया जाता था, है कि नहीं। अभी उसको डीजल से चलाया जाता है, अब वर्तमान समय में और मॉडिफाई करके उसको इलेक्ट्रिक से चलाया जा रहा है। तो ये सब क्या है, ऊर्जा है, ऊर्जा है, शक्ति है, पावर है, जिसको बड़ी बड़ी मशीनों को उससे पावर मिल रहा है, जिससे वो चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, ये क्रियाएं संपन्न कर पा रहा है। उसी को जानेंगे लोग कि ये ऊर्जा को बांटा गया है कि भाई डीजल किस में रहेगा, कोयला किस में रहेगा। सौर ऊर्जा, सोलर सेल से भी ऊर्जा मिलती है हमें, बैटरी चार्ज हो जाता है, या आजकल सोलर लाइट भी आ रहा है, गाड़ियां भी चल रही है, बहुत सारी चीजें जो है पवन ऊर्जा से हमें उपयोग करते हैं। ये सारे चीज के बारे में जानना है और हर चीजों को, हर जितनी भी ऊर्जा है सबको कैटेगरी में बांटा गया कि ये इस कैटेगरी में रहेगा, ये इस कैटेगरी में रहेगा। ठीक है, उसको हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे लोग। अब यहां देखेंगे तो एक वर्ड लिखा गया है कि भाई औद्योगिक क्रांति जो है ना, ये 18वीं शताब्दी में ही शुरू हो चुका था। अब औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है कि उस समय में ढेर सारा फैक्ट्री लगना शुरू हो गया होगा, है ना। जैसे मान के चलो कि एक शिक्षा की क्रांति आया, डिजिटल क्रांति आया, है कि नहीं, नोटबंदी का समय आया। तो एक डिजिटल क्रांति किसे बोला जाता है, हर घर लोग जो है सारे चीजों को डिजिटली यूज करने लगे। ऐसा माना भी जाता है कि पूरी दुनिया में ऑनलाइन पेमेंट करने में भारत एक नंबर है। मालूम है आप सभी को, ऑनलाइन जब से ये नोटबंदी बंद हुआ या कोरोना काल आया, मोस्टली लोग मोबाइल से ही पेमेंट करना शुरू कर दिए। फोन पे, गूगल पे, ये सारे चीज पेमेंट जो है मोबाइल से होने लगा, शुरू हो गया। तो ये ऑनलाइन पेमेंट की पूरी दुनिया में देखा जाए ना, सबसे ज्यादा यूज भारत करता है। तो एक तरह से ये डिजिटल क्रांति हुई। उसी तरह 18वीं शताब्दी में मशीन बहुत ज्यादा लग रहे थे, हर जगह मशीन लगाए जा रहे थे, तो उसे कहा गया औद्योगिक क्रांति, यानी उद्योग धंधा बहुत सारे शुरू हो रहे थे। क्यों हो रहे थे भाई साहब, तो उस समय कोयला का उपयोग जो है बहुत ज्यादा हो रहा था। कोयला का उपयोग करके वाष्प इंजन का विकास इंग्लैंड में हो चुका था, यानी भाप इंजन। कोयला से क्या होता था, कोयला को गर्म किया जाता था, जलाया जाता था, जलाने से उसमें से जो भी वाष्प निकल रहे थे, भाप निकल रहा था, उस भाप से जो है मशीनों को पावर मिलती थी, धक्का मिलता था, मशीन आगे की तरफ मूव करते थे। ठीक है, तो ये बड़ी बड़ी मशीनों में
कोयले की उत्पादन होने की वजह से वाष्प इंजन बना और वाष्प इंजन ने औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। ये सब कहानी कब की है? 18वीं शताब्दी के। वो कहाँ रहा है? इंग्लैंड में इसकी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो रही है, याद रखिएगा। क्योंकि इंग्लैंड उस समय में मोस्टली दुनिया के बहुत सारे देशों पर कब्जा किया हुआ था, अपने भारत पर भी कब्जा किया हुआ था, है कि नहीं है? आगे आएंगे तो आगे यहां समझेंगे कि यहां लिखा हुआ है कि वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत। अब देखिए, अब इस वाणिज्य का मतलब समझिएगा, कहानी समझ आ जाएगा। वाणिज्य मतलब होता है पैसा कमाना। जब किसी ऊर्जा के स्रोत का उपयोग बड़े बड़े उद्योग धंधा में या बड़ी बड़ी गाड़ियों में, फैक्ट्रियों में, मशीनों में करेंगे इसका उपयोग, तो जाहिर सी बात है उससे व्यापार बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, पैसा ज्यादा से ज्यादा कमाइएगा। तो उस ऊर्जा स्रोत को वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत भी कहा जाएगा, है कि नहीं है? आगे आ जाइए। अब यहां पर शक्ति यानी कि ऊर्जा, यानी कि पावर, जब भी ये वर्ड बोल रहे होंगे शक्ति ऊर्जा, आपके दिमाग में आना चाहिए ये उसके लिए बात हो रहा है, यानी कि मशीनों के लिए, फैक्ट्रियों के लिए, बड़ी बड़ी कंपनियों की ऊर्जा की बात हो रही है। अब उन सभी सामानों को ऊर्जा कहां से मिलता है, इसको जानने के लिए हम लोग पूरी डिटेल से ये चैप्टर को पढ़ रहे हैं लोग। अब शक्ति यानी ऊर्जा के संसाधन जो है, इसके प्रकार, इसके टाइप्स बांटा गया है। एगो को उपयोग के स्तर के आधार पर, उपयोग स्तर के आधार पर बांटा गया है दो भागों में, सतत शक्ति और समापनीय शक्ति। सतत शक्ति मतलब होता है, सतत शक्ति को भी ऊर्जा बोलते हैं, अभी ऊपर में ही लिखा था, इसको बोलिए सतत ऊर्जा और समापनीय ऊर्जा। यानी सतत ऊर्जा माने एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसा पदार्थ जिसको जितना मर्जी यूज कीजिए समाप्त नहीं होगा। सतत मतलब कंटिन्यूअसली वो यूज करते रहिए, कभी भी समाप्त नहीं होगा। जैसे सौर ऊर्जा, सूरज की किरणें समाप्त होगा, उसे जितना एनर्जी लेना है, जितनी ऊर्जा लेना है, समाप्त नहीं होगा, उसको बोलेंगे सतत ऊर्जा स्रोत। भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जो लहरें उठती है उससे एनर्जी पैदा किया जाता है, ज्वार भाटा से, ये कभी समाप्त ही नहीं होगा, है कि नहीं है? अब दूसरा लिखा है समापनीय शक्ति, यानी समापनीय ऊर्जा। कुछ ऐसे भी पदार्थ है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है लेकिन वो समाप्त हो जाएंगे, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, बहुत सारी चीजें हैं, प्राकृतिक गैस, ये चीजें का यूज हम लोग कर रहे हैं लेकिन एक न एक दिन ये समाप्त हो जाएगा, इसीलिए इसे कहा जाता है समापनीय शक्ति कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे तो यहां लिखा है उपयोग के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, यानी कि इसका उपयोगिता कितना है, उपयोगिता के आधार पर। पहली उपयोगिता के आधार पर बता है कि पहला प्राथमिक है और दूसरा गैर प्राथमिक यानी कि द्वितीयक है, सिंपल शब्दों में बोला जाए तो। यहां जाइए, अब यहां देखेंगे प्राथमिक माने बोले तो प्राथमिक ऊर्जा मतलब क्या होता है, कुछ पदार्थ ऐसे हैं और कुछ पदार्थ ऐसे हैं, वैसे पदार्थ जिसे हमें डायरेक्ट एनर्जी मिल रहा है उसको बोलेंगे प्राथमिक, उसको मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। जैसे क्या बिजली डायरेक्ट उत्पादन होता है? क्या बिजली धरती से निकलता है, आसमान से आता है, आसमान से होता है, खैर वो नेचुरल बिजली होता है, लेकिन उससे क्या वो जो आसमान में जो बिजली गरजता है, क्या उससे आपकी घर में लाइट रोशनी या विद्युत का उत्पादन आप लोग कर रहे हैं, उससे होता है? नहीं, बिजली को बनाया जाता है, विद्युत का उत्पादन किया जाता है, किसके द्वारा? मनुष्य के द्वारा उत्पादन किया जाता है। तो वो हो गया। अब वो विद्युत क्या दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है कि नहीं दे रहा, उससे गाड़ियां चलती है, मशीन चलते हैं, बहुत सारी क्रियाएं संपन्न होती है। तो ये ऊर्जा द्वितीयक है, सेकेंडरी है। और प्राथमिक किसे बोलेंगे? प्राथमिक यानी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा थोड़े कोई बनाया, सौर ऊर्जा बनाया नहीं, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि सूर्य से एनर्जी हमें डायरेक्ट मिल रही है, उसे हमने अपने क्रियाओं में मॉडिफाई किया। पवन से हमें एनर्जी डायरेक्ट मिल रही है, भूमिगत ऊर्जा, भूमि से हमें एनर्जी डायरेक्ट मिल रही है, उसको हम अपने कामों में इस्तेमाल कर लिए। लेकिन विद्युत से जो ऊर्जा हमें डायरेक्ट मिल रही है वो विद्युत को बनाया मनुष्य ने, यानी वो सेकेंडरी है, प्राथमिक नहीं है। समझा क्या? तो वही दो भागों में बांटा गया है। प्राथमिक में देखिए लिखा है कोयला डायरेक्ट हमें मिलता है, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस से, रेडियोधर्मी खनिज, जितने भी खनिज वगैरह है डायरेक्ट हमें मिलता है। लेकिन दूसरी में, सेकेंडरी में कहा है विद्युत ऊर्जा, क्योंकि ये प्राथमिक ऊर्जा से ही प्राप्त किया जाता है। विद्युत कैसे मिलता है? पानी से बनाया जाता है, कोयला से बनाया जाता है बिजली को, मतलब कहने का मतलब कि कोयला यूज किया जाता ये विद्युत ऊर्जा स्रोत में। इसको बड़े से एक टैंक होता है, पानी खोलाया जाता है, उससे भाप निकलता है, टरबाइन नाचता है, घूमता है, तो बिजली उत्पादन होता है। ये पूरी अलग एक कहानी है, पूरी डिटेल से कभी उसको समझाया भी हूं और आगे समझा भी दूंगा। बस इतना समझिए
प्राथमिक माने बोले तो डायरेक्ट हमें जिसे ऊर्जा मिल रही है वो प्राथमिक ऊर्जा हुआ, जो हमें डायरेक्ट धरती से प्राप्त हो रहा है, उसको बनाया नहीं जा रहा, मनुष्य द्वारा नहीं बनाया जा रहा। और वे ऊर्जा का स्रोत जिसको मनुष्य ने बनाया उसको बोलेंगे द्वितीयक ऊर्जा का स्रोत बोलेंगे। अब स्रोत की स्थिति के आधार पर, स्रोत मतलब होता है कि कहाँ कितना है ना, या किस तरह है, ठीक है। तो स्रोत के आधार पर भी बांटा गया इसको। पहला बांटा गया क्षयशील शक्ति। क्षयशील मतलब होता है कि क्षयशील मतलब होता है ये बर्बाद हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। देखिए क्षय या क्षरण ये वर्ड जो आता होगा, क्षय, क्षरण, अपरदन, अपक्षयन, ये सब वर्ड मतलब होता है कि बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो क्षयशील पदार्थ मतलब यह क्षयशील शक्ति या क्षयशील ऊर्जा संसाधन, ये जो है कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, आणविक ऊर्जा है, ये सभी क्या है समाप्त हो जाएंगे। दूसरा अक्षयशील में जैसे जल है, पवन है, लहरें हैं, सौर शक्ति है, ये सब क्या है अक्षयशील है, मतलब समाप्त नहीं होंगे। उसके बाद संरचनात्मक गुणों के आधार पर, यानी उसकी रचना के आधार पर, तो रचना हुई है उसके आधार पर जैविक और अजैविक। जैविक मतलब होता है कि जीवित, जैविक मतलब होता है जीवित, अजैविक मतलब कि अजीवित। क्या होता है अजीवित, यानी कि मरा हुआ। सिंपल बोले जैविक मतलब सजीव और अजैविक मतलब निर्जीव। क्या होता है भैया निर्जीव, यानी कुछ ऐसे संसाधन है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है लेकिन वो सजीव है, वो क्या है सजीव है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे जैविक ऊर्जा स्रोत बोलेंगे, जैविक ऊर्जा स्रोत बोलेंगे। जैसे मानव, प्राणी, ये सब क्या है जैविक ऊर्जा स्रोत है। और वही जल शक्ति, पवन शक्ति, सौर ऊर्जा और ईंधन, ये सब क्या है, तो ये अजैविक स्रोत है जो कि क्या है जीवित नहीं है, निर्जीव रूप में है, ठीक है। आगे आ जाइए। अब कर रहा है शक्ति के स्रोत के समय के आधार पर, यानी कि जो शुरुआत से बहुत पहले से ही यूज होते आ रहा है उसको बोलेंगे पारंपरिक ऊर्जा। और दूसरा जो अभी नया यूज कर रहे हैं तो उसको कहेंगे गैर पारंपरिक। ध्यान समझना, पारंपरिक मतलब होता है कि पुराने समय से उन चीजों का, उन पदार्थों का जिसे ऊर्जा मिलता है उसका इस्तेमाल करते आप आ रहे हैं तो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहेंगे। और जो अभी वर्तमान समय नया उसका यूज कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत, ठीक है। अब यहाँ पारंपरिक में आएंगे तो कौन सा हो जाएगा पारंपरिक में, तो पारंपरिक में आपका होगा कोयला, जो कि आपके पूर्वज प्राचीन समय से ही इसका यूज करते आ रहे हैं। अब कोयला यहाँ लिखा हुआ है कि कह रहे हैं भाई साहब कि कोयला जो है उसका अलग अलग प्रकार है। पहली बात कि कोयला का 4 प्रकार होता है, कई बार होता है ए बी लिपी, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। आगे इसको डिटेल से बताऊंगा अभी। ये 4 प्रकार का कोयला होता है। अब ये 4 प्रकार का जो कोयला है वो भारत में इनमें से कौन प्रकार का कोयला पाया जाता है ज्यादातर, दूसरा भारत के किन क्षेत्रों में कोयला पाया जाता है, और ये कोयला कितनी पुरानी है। ये 3 बातें ध्यान समझिएगा, किस प्रकार की कोयला भारत में पाई जाती है, किन क्षेत्रों में पाई जाती है, और जो कोयला पाया जा रहा है भारत में या जो कोयला का उत्पादन हो रहा है भारत में ये कितनी पुरानी है, यानी किस युग का है। तो पहला जो है गोंडवाना समूह वाला कोयला कहा है था, गोंडवाना समूह। अब ये गोंडवाना आपको दिमाग में आ रहा होगा ये क्या है, ये क्या बला है, तो याद रखिएगा पूरी धरती पर आज पढ़ते हैं कि 7 गो महादेश है, 7 गो कॉन्टिनेंट है, ऐसे पहले नहीं था। पहले पूरी धरती पर 1 गो महादेश था जिसका नाम था पेंजिया और इसके चारों तरफ पानी था। क्या उसका नाम था पेंथालासा। क्या नाम था भैया पेंथालासा। क्या नाम था पेंथालासा। ये बाद में टूट गया। क्या हुआ बाद में टूट गया, टूट के 2 भाग बटा, एक का नाम पड़ गया अंगारा लैंड और दूसरे का नाम पड़ गया गोंडवाना लैंड। क्या हुआ टूट गया और बीच में पड़ गया तेथिस सागर और ये दोनों भी बाद में टूट गया और टूट के ऊपर में आ गया उत्तरी अमेरिका, यहाँ पर ग्रीनलैंड, ये यूरोप और ये एशिया, ये टूटा। फिर नीचे दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पर अफ्रीका, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, ये सब टूट गया। भारत जो था ना, भारत आधा भारत यहाँ पर था, यहाँ पर, और यहाँ से भारत ऐसे बढ़ते बढ़ते ये एशियाई प्लेट, इसको बोलते एशियाई प्लेट से आकर टकराया। यानी भारत जो था वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। वही भारत का कौन सा हिस्सा, भारत का दक्षिणी हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा था ना, कभी गोंडवाना लैंड यानी कि अफ्रीका का हिस्सा था, वो आके ऐसे ऊपर बढ़ते बढ़ते आकर टकरा गया। आया कैसे, इसको बोला जाता प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत।
है ना, हैरी हेस ने दिया था, इस सिद्धांत के बारे में बताया था, वो 9th क्लास में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं बैच में, ठीक है, याद रखिएगा। जो लोग भी ये पीडीएफ लेना होगा या बैच में पूरी कहानी डिटेल्स इसी तरह पढ़ना होगा तो आप लोग एप्लीकेशन परचेज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं, जो नहीं जानते होंगे कमेंट में उसका लिंक जो है मैं पिन कर दूंगा, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, या मेरे नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 9905550148। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके आप नोट्स, पीडीएफ, एमसीक्यू या पूरी क्लास ही आप प्रोवाइड मतलब वहां पे मिल जाएगा, वहां से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आगे आ जाइए, यहां समझिए, तो ये जो है ना गोंडवाना समूह समझ आ गया वहां। अब ये जो गोंडवाना समूह का जो हिस्सा भारत में मतलब ये सिया से आकर टकराया और भारत का निर्माण हुआ, है ना, ये जो हिस्सा जो है यहाँ पर कोयला बहुत ज्यादा मिलता है, यानी भारत का दक्षिणी क्षेत्र में कोयला बहुत ज्यादा मिलते हैं, या बोले तो जो गोंडवाना समूह वाला जो हिस्सा है वहां पर कोयला बहुत ज्यादा पाया जाता है। ये कितनी पुरानी है याद रखिएगा, 20 करोड़ वर्ष पूर्व है, 20 करोड़ वर्ष पूर्व जो है, 20 करोड़ वर्ष पूर्व जो है ये पुरानी जो है हिस्सा है। यानी गोंडवाना समूह भारत का, वो गोंडवाना समूह कितनी साल पुरानी है, 20 करोड़ वर्ष पूर्व जो है ये समूह है। यहां पर इन क्षेत्रों में 96% कोयला पाया जाता है, यानी भारत में जितनी भी कोयला पाई जा रही है उसमें 96% कोयला गोंडवाना समूह का है। अब आपको समझ आ गया वो गोंडवाना समूह कहां से आया है। अब इसको जगह का देखेंगे तो ये जगह का देखेंगे तो आपको समझ आएगा, पहला लिखा हुआ है दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी, और अंतिम लिखा है वर्धा और गोदावरी घाटी। तो दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी, इन सभी क्षेत्रों में जो कोयला पाया जाता है, जो भारत का 96% कोयला है वो गोंडवाना समूह का कोयला है, ठीक है। किस समूह का है, गोंडवाना समूह का, पहला समझ आ गया। दूसरा जो है, दूसरा समूह जो है टर्शियरी युग का है, टर्शियरी युग का है, यानी टर्शियरी समूह का। टर्शियरी समूह क्या गोंडवाना से पुराना है या नया है, नया है, ये 5.5 करोड़ वर्ष साल पुराना है। वो कहा 20 करोड़ वर्ष पुराना था और ये जो है 5.5 करोड़ वर्ष पुराना है, 5.5 करोड़ वर्ष से पूर्व जो है ये पुराना, यानी इतना साल पुराना है ये टर्शियरी युग का, यानी इससे पुराना का युग था गोंडवाना समूह, बहुत पुराना था। इस युग का कोयला कहां पाया जाता है, इस युग कोयला असम में, अरुणाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, मेघालय में, यानी कि ध्यान से अगर देख रहे होंगे नागालैंड में, ध्यान से देख रहे होंगे तो ये पूर्वोत्तर भारत यानी नॉर्थ ईस्ट वाला ये वाला एरिया है, नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया की बात हो रही है। देखो असम ये हो गया, असम, और ये हो गया अरुणाचल प्रदेश हो गया, उसके बाद ये हो गया मेघालय हो गया, मेघालय, और क्या है उसके बाद ये हो गया नागालैंड, नागालैंड हो गया। इन सभी क्षेत्रों में जो है जो कोयला पाया जाता है वो कोयला कौन सा है, टर्शियरी युग का कोयला है, याद रखिएगा टर्शियरी युग का कोयला। समझ आ गया आप सभी को। और कोयले का वर्गीकरण आइए जानने की कोशिश करते हैं, कोयले का वर्गीकरण। अब ये इतना तक आपने समझा कि कोयला जो है जो भारत में जो कोयला पाए जाते हैं वो 2 युग का है, एक गोंडवाना समूह का है, दूसरा टर्शियरी युग का है। गोंडवाना समूह का 96% कोयला है, जो कि किन किन क्षेत्रों में था, सोन घाटी, दामोदर घाटी, ये सब, वर्धा, गोदावरी घाटी, इन सभी को आपने जाना। दूसरी जो कोयला है वो टर्शियरी युग की कोयला है, जो 5.5 करोड़ वर्ष पहले का है, और ये जो कोयला है पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्य में पाया जाता है। दो चीजें समझ गए। अब कोयले का प्रकार जो अभी मैंने बताया कि एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। पहला जो है एंथ्रासाइट है, जो सबसे बेहतर कोयला होता है। इसमें 90% से अधिक जो है क्या होता है, कार्बन होती है। कार्बन की मात्रा कोयले में अगर ज्यादा तो वो कोयला धुआं नहीं देगा, वो कोयला धुआएगा कम, और जो कोयला में कार्बन की मात्रा कम वो कोयला ज्यादा धुआं आएगा। आपके घर में जो कोयला यूज होता है ना, वो ना एंथ्रासाइट है, ना बिटुमिनस है, ना लिग्नाइट है, ना पिट है, चारों में से कोनो नहीं है। तो भाई आपके घर में जो कोयला यूज होता है वो कौन कोयला है, वो लकड़ी से, गांव देहात में लोग खाना बनाता है ना, तो उससे कोयला बनता है। होटल वगैरह में देखे होंगे जिसको आप लोग बोलते होंगे पत्थर कोयला, वो जो कोयला होता है ना वो होता है पिट। वो लिग्नाइट और बिटुमिनस भी नहीं होता। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में लिग्नाइट और बिटुमिनस का यूज होता है। भाई होटलवा में आपके गांव देहात या घर और टाउन वगैरह में देखते होंगे जो होटल में कोयला रखा होगा वो पिट है, यानी कोयले के प्रकार में सबसे खराब क्वालिटी का कोयला है। और आप जो यूज करते हैं कबाब सेकने में, और बहुत सारे लोग आयरन में यूज करता है, पुराना आयरन जिसमें कोयला डाला जाता था, वो जो कोयला है ना वो घरे बनता है। घरे के तरह चूल्हा वगैरह पर खाना बनाया जाता है, तो लोग खाना बना के ऐसे पानी झोंक देता है तो कोयला बन जाता है। आगे लोग तापता है
तब बनता है। या शमशान घाट पर देखिएगा, वहां पर जो कोयला का लोग जो है क्या करते हैं, जब जलाया जाता है तो आप गंगा घाट के पास जाइए या बहुत सारे घाट पे जाइए जहां पर जो जलाया जाता है, तो जो लकड़ी बचती है ना, वो उसका भी लोग जो है भेज देते हैं उस कोयला को किसी किसी काम में यूज करने के लिए, बहुत सारे लोग भेज देते हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसको पूरी राख बन जाती है, तब उस राख को लेके जाया जाता है। लेकिन कई जगहों पर अन्य लकड़ी जो होती है जो ऐसे यूज किया जाता है, उन लकड़ियों को जो है उससे जो कोयला बनता है उसको भी भेजा जाता है। हम लोग बहुत सारे लोग ऐसे देखे भी होंगे, आप जाइएगा घाट पर जरूर देखने के लिए मिलेगा। अन्य कामों में उसका यूज किया जाता है। तो वो जो कोयला है ना, वो बनता है, वो तो बनाया जाता है, मतलब घर पे बनता है या अपने एरिया में बनता है। लेकिन ये सारे कोयला जो होते हैं चारों प्रकार, ये धरती से में प्राप्त होता है, जिसको खनन करके निकाला जाता है, कोड़ खाद के निकाला जाता है कि नहीं। ये थोड़ा सा बाहर में नॉइस ज्यादा सुनाई दे रहा होगा, बगल में स्कूल है एक थोड़ा सा, ठीक है ना। एंथ्रासाइट जो कोयला है वो सबसे बेहतर कोयला है, ये धातु गलाने में इसका काम किया जाता है, ठीक है। इसे कोकिंग कोयला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोकिंग कोयला कहा जाता है, याद रखिएगा। दूसरा, बिटुमिनस में 70 to 90% कार्बन की मात्रा होती है। इसे परिष्कृत कर कोकिंग कोयला बनाया जा सकता है। परिष्कृत मतलब होता है कि साफ करके इसको भी कोकिंग कोयला बनाया जा सकता है। देखो, कोकिंग कोयला है एंथ्रासाइट, लेकिन बिटुमिनस को भी कोकिंग कोयला बना सकते हैं परिष्कृत करके, और इसका भी यूज धातु गलाने में कर सकते हैं परिष्कृत करने के बाद, साफ करने के बाद और इसको प्योर करने के बाद। लिग्नाइट जो होता है इसमें अधिक धुआं देता है और इसका भूरा कोयला भी कहा जाता है। लिग्नाइट को क्या बोलते हैं? भूरा कोयला भी कहा जाता है। और यहां देखिएगा बिटुमिनस लिखा है कि भारत का अधिकतर कोयला इसी श्रेणी का है, यानी इन चारों में से भारत में कौन सा कोयला सबसे ज्यादा पाया जाता है? बिटुमिनस। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस एंथ्रासाइट नहीं पाया जाता, बिटुमिनस पाया जाता है। लिग्नाइट जो होता है अधिक धुआं देता है, इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। पिट के बारे में देखेंगे तो इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है और ये बहुत ज्यादा धुआं देता है, और ये पूर्व के दलदली भागों में पाया जाता है। ये यानी कि क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन सा कोयला दलदली भागों में पाया जाता है, तो पिट पाया जाता है। भारत में चारों प्रकार में से कौन सी कोयला सबसे ज्यादा है, तो बिटुमिनस है। भूरा कोयला किसे कहते हैं? लिग्नाइट को कहते हैं। सबसे बेहतर कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट कोयला है। सारे चीज को याद रखिएगा, समझ आ गया आप लोग को। अब ये गोंडवाना समूह का जो कोयला था वो एरिया हम लोग ने पढ़ा, सोन घाटी, दामोदर घाटी, महानदी घाटी, वर्धा और गोदावरी घाटी। अब ये नदी के हिसाब से जान गए, अब एरिया के नाम से जानते हैं लोग। जैसे झारखंड में जो कोयला पाया जाता है वो गोंडवाना समूह का कोयला है। अब झारखंड में सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन और भंडारण किया जाता है, याद रखिएगा। पहला स्थान है देश में झारखंड, यहां लिखा हुआ सीधे सीधे देख सकते हैं। आगे आ जाइए, उसके बाद दूसरा देखेंगे आएंगे यहाँ पर, दूसरा आएंगे देखेंगे। दूसरा क्या है? छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ भी, यहां पर भी जो है झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ भी भंडारण की दृष्टि से ये राज्य जो है स्थान है, किंतु उत्पादन की दृष्टि से ये दूसरा बड़ा राज्य है। यानी उत्पादन करने में झारखंड दूसरे नंबर पे है और भंडारण करने पर तीसरे नंबर पे। ध्यान समझिएगा, छत्तीसगढ़ उत्पादन के दृष्टि से दूसरे नंबर पे है और भंडारण की दृष्टि से तीसरे नंबर पे। भंडारण की दृष्टि से वो तीसरा स्थान है, याद रखिएगा, और उत्पादन की दृष्टि से दूसरा नंबर पे है। 15% ये जो है भंडार किया हुआ है छत्तीसगढ़ कोयला का, समझ आ जाएगा आप लोग को। आगे पढ़िए कि यहाँ पर चिरीमिरी, कुर्मिया, बिलासपुर, झिलमिली, सोनघाट, लखनपुर, ये सब जगह जो है कोयला उत्पादन के लिए एक बार जरूर इन जगहों को आप अपने नजर में डाल लीजिएगा। उसके बाद उड़ीसा आइएगा तो चौथे नंबर पे है, लेकिन उत्पादन में ये तीसरे नंबर पे है। आगे आइएगा तो यहां समझिएगा, यहां लिखा है कि यह उच्च कोटि के होने के कारण भाप और गैस बनाने में भी काम आता है। यानी उड़ीसा में जो कोयला पाया जाता है वो उच्च कोटि कोयला है, जिसका उपयोग जो है भाप में इसका उपयोग किया जाता है, यानी मशीनों वगैरह में चलाने में भी इसका यूज किया जाता है। महाराष्ट्र में आएंगे, बाकी कोयला है, और बाकी सारा जगह देखिएगा। मध्य प्रदेश में भी कोयला पाया जाता है। इन सभी जगहों को एक बार रुक के आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पश्चिमी बंगाल में देखेंगे, यहां भी कोयला पाया जाता है। देखिए, इसको एक बार रीडिंग जरूर डालना है, इसमें सिर्फ पढ़ने वाला है और कुछ नहीं है। कुछ कोयला दार्जिलिंग में भी पैदा किया जाता है, पश्चिम बंगाल का ही हिस्सा है दार्जिलिंग, वहां भी कोयला पाया जाता है। आगे आएंगे तो अब टर्सरी युग का कोयला देखेंगे, जो कि पूर्वोत्तर भारत वाला क्षेत्र में था, है ना। ये कोयला टर्सरी युग के में बना कोयला नया एवं घटिया किस्म का होता है। ये मेघालय के दारगिरी, चेरापूंजी और माओलोंग, ये सब क्षेत्र में पाया जाता है मेघालय में। उसके बाद से ये अरुणाचल प्रदेश, असम में भी पाया जाता है, अभी आपने देखा नागालैंड में पाया जाता है। और कुछ कोयला जम्मू और कश्मीर के कालाकोट से
कोयला निकाला जाता है। अब देखो दो एरिया जाने हैं लोग, एक सोन घाटी, दामोदर घाटी, महानदी घाटी, वर्धा गोदावरी घाटी, ये सभी जाने हैं लोग, जिसमें झारखंड था, छत्तीसगढ़ था, उड़ीसा था, महाराष्ट्र था, मध्य प्रदेश, इन सभी जगहों के बारे में आपने पढ़ लिया। दूसरा टर्सरी युग का जो कोयला था, ये आपने देखा कि भाई साहब ये जो कोयला है पूर्वोत्तर भारत में असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में पाया जा रहा है। लेकिन इसी युग का कोयला यानी टर्सरी युग का कोयला जम्मू कश्मीर में भी पाया जाता है, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर में कालाकोट से, जम्मू कश्मीर की जगह क्या नाम है, कालाकोट, वहां से कोयला प्राप्त होता है, याद रखिएगा। अगला आएंगे, यहां देखेंगे, अब यहां लिग्नाइट में आएंगे। लिग्नाइट कोयला क्षेत्र देखेंगे। लिग्नाइट जो क्षेत्र है ना, ये तमिलनाडु का क्षेत्र है। कहां का है, तमिलनाडु में के लिग्नाइट बेसिन पाया जाता है। यानी कि जो ये लिग्नाइट जो कोयला जो है, ये ज्यादातर कहां पाया जाता है, तमिलनाडु पाया जाता है। ये निम्न कोटि का कोयला है और इसमें नमी ज्यादा, कार्बन कम होता है। लिग्नाइट कोयले का भंडार जो है वो तमिलनाडु के क्षेत्र में है। तमिलनाडु के क्षेत्र में एक लिग्नाइट बेसिन है, मतलब बड़ा पूरा भंडार है। 94% लिग्नाइट कोयले का सुरक्षित भंडार तमिलनाडु में। क्वेश्चन पूछेगा सबसे ज्यादा लिग्नाइट प्रकार की कोयला सबसे ज्यादा भारत के किन क्षेत्रों में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है तमिलनाडु के लिग्नाइट बेसिन में। ये कोयला राजस्थान, गुजरात और अन्य जम्मू कश्मीर वाले एरिया में भी पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा तमिलनाडु में। पेट्रोलियम अब आते हैं, जानते हैं, कोयला समझ आ गया, अब पेट्रोलियम जानते हैं। ये भी हमारी ऊर्जा का स्रोत है, पेट्रोलियम भी। पेट्रोलियम को जानते हैं कि कहां से प्राप्त होता है, कैसे आता है और सबसे पहले पेट्रोलियम कहां से उत्पादन शुरू हुआ था। तो याद रखिएगा, पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम का कुल भंडार 17 अरब टन है, हालांकि अभी ज्यादा है। भारत विश्व का एकमात्र 1% पेट्रोलियम उत्पादन करता है। यानी भारत जो है पेट्रोलियम उत्पादन करता है, लेकिन 1% उत्पादन करता है। भारत में प्रथम बार 1866 में असम घाटी में तेल के कुएं खोदे गए। 1890 में डिबगोई क्षेत्र में तेल मिल गया था और 1959 में खंबात में तेल के क्षेत्र खोजे गए और 1975 में मुंबई हाई में तेल का पता चल गया था। ये सारी जगहों को एकदम रट लेना है। पहली बार असम में, उसके बाद असम का ही डिबगोई में, उसके बाद खंबात में, और चौथी जो है कहां पर, मुंबई में। खंबात जो है ना, ये गुजरात के एरिया है, और मुंबई हाई जो है ना, ये मुंबई से 176 किलोमीटर समुद्र की तरफ बढ़िएगा ना, तो वो जगह मिलेगा आप लोगों को, मुंबई हाई। इन सभी जगहों से तेल जो है उत्पादन होना शुरू हुआ था। ये तेल के कुएं खोदे गए थे। अब यहां आइएगा तो तेल का बात पूछ रहा है कि तेल उत्पादन भारत के किन क्षेत्रों में होता है, तो इसको 5 क्षेत्रों में बांटा गया है तेल उत्पादन में। पहला क्षेत्र कह रहा है उत्तरी पूर्वी प्रदेश, उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट, फिर वही सेवन सिस्टर की तरफ बढ़ेंगे लोग, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया में। वहां पर जाएंगे तो असम घाटी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड आदि में विशाल तेल के क्या है, उत्पादन करने वाले क्षेत्र है, जहां पूरा नाम ये दिया गया है डिबगोई, नहरकटिया, मेरान, रुद्रसागर। अरुणाचल प्रदेश में निगरू, नागालैंड, बेराहोल्ला, ये सब क्षेत्र जो है कहां का है, नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया, जहां पर तेल का उत्पादन किया जाता है। दूसरा गुजरात वाला क्षेत्र है, जहां भी तेल का उत्पादन होता है। गुजरात का जो क्षेत्र है वहां पर 1958 में पहली बार वहां शुरू हुआ था और 1959 में तेल यहां से निकालना शुरू कर दिया गया था। कहां पर, गुजरात के खंबात खाड़ी वाला एरिया, खंबात खाड़ी वाला एरिया। साथ साथ में और जगह अंकलेश्वर है, कलोल है, नौगांव है, कोशंबा है, मेहसाना है, ये सब जगह गुजरात का है जहां से तेल उत्पादन किया जाता है। तीसरा एरिया मुंबई हाई क्षेत्र है, जो कि मुंबई तट से 176 किलोमीटर दूर है, अभी जस्ट आप लोगों ने बताया, और यहाँ पर 1975 में यहाँ से तेल निकालना शुरू कर दिया गया था। ये सारे चीज याद रखिएगा। आगे आइएगा, अगला कैटेगरी देखेंगे पूर्वी तट प्रदेश। पूर्वी तट यानी कि इस साइड में आ जाएंगे, पूरब इधर होता है, पश्चिम इधर होता है, तो भारत के इधर पूर्व में चल जाएंगे, जहां कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदियों का बेसिन है, जहां मुहाना है, जहां वो समुद्र से जाके मिलती है। बेसिन मुहाना मतलब होता है कि नदियां जब समुद्र से जाके मिलती है तो उस क्षेत्र को मुहाना कहा जाता है। वो क्षेत्र क्या होता है, उसका मुहाना कहा जाता है। तो वहां से भी कोयला प्राप्त होता है। ये जगह अगर बेसिकली अगर मैप के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ आ जाएगा, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया कह रहा है, ठीक है, ये वाला एरिया कह रहा है, और यहाँ भी कोयला पाया जाता है। दूसरा बाड़मेर बेसिन। बाड़मेर बेसिन जो है, ये बेसिन मंगला क्षेत्र के सितंबर 2019 से 2009 से सॉरी उत्पादन शुरू किया गया था। यहाँ प्रतिशत से 56,000 बैरल तेल का उत्पादन हो रहा है और 2012 तक भारत का 20% पेट्रोलियम का उत्पादन जो है करेगा। भारत का 20%, दुनिया का नहीं, दुनिया का तो 1% हम लोग पेट्रोलियम का उत्पादन करते हैं लोग, लेकिन भारत का 20% उत्पादन करेगा ये वाला क्षेत्र। अब ये तेल परिष्करण। तेल परिष्करण मतलब होता है कि तेल को साफ करना। भाई तेल का उत्पादन तो हो रहा है धरती के नीचे से, लेकिन उसको साफ भी तो किया जाएगा,
है कि नहीं है? साफ करके तब ना उसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, बहुत सारी चीजें बनाए जाएंगे। तो तेल को उत्पादन जब होना शुरू हुआ तो उसके बाद उसकी फैक्ट्रियां लगना शुरू हो गई तेल को साफ करने के लिए। तो तेल को साफ करने के लिए 1901 में भारत का तेल शोधक कारखाना बनाया गया असम के डिगबोई में ही। 1954 में दूसरा बनाया गया मुंबई में। और अब तक जो है भारत में 18 से ज्यादा जो है तेल परिष्करण केंद्र जो है कार्य कर रहे हैं, जिसमें एक बिहार में है बरौनी तेल शोधक कारखाना, बिहार में भी है जिसका नाम है बरौनी तेल शोधक कारखाना, याद रखिएगा। ये सब तेल को साफ करने वाले कारखाना है। तेल का उत्पादन हो रहा है तो जाहिर सी बात है साफ हो रहा होगा, ठीक है, साफ भी किया जाएगा उसको। अब आइए प्राकृतिक गैस को जानेंगे, एलपीजी गैस के बारे में। प्राकृतिक गैस यानी एलपीजी गैस के बारे में। अब ये यहां लिखा है कि पेट्रोलियम उत्पादन के क्षेत्र से ही प्राकृतिक गैस भी मिलता है। यानी प्राकृतिक गैस कहां से प्राप्त होता है? जहां से हमें पेट्रोलियम प्राप्त होता है वहीं से प्राकृतिक गैस भी प्राप्त होता है, याद रखिएगा। अब समझ आ गया आप सभी को कहां कहां से पेट्रोल मिलता है। आगे आइए, अब जानेंगे विद्युत शक्ति। विद्युत यानी बिजली का पावर। देखो विद्युत शक्ति को परमाणु विद्युत भी कहा जाता है। परमाणु, देखो जो परमाणु घर से परमाणु का जो बम वगैरह या परमाणु हथियार भी बनाया जाता है, उसी परमाणु घर का उपयोग बिजली उत्पादन भी किया जाता है, ठीक है, बिजली उत्पादन भी किया जाता है। याद रखना, बिजली उत्पादन करने के लिए बस ये टरबाइन नचाना है। क्या करना है? ये टरबाइन नचाना है। क्या करना है? ये टरबाइन नचाना है। ये टरबाइन जो है जैसे भी नाच जाए, क्या करे? ये टरबाइन जो है जैसे भी नाच जाए, क्या हो? ये टरबाइन जैसे भी नाच दो। ये टरबाइन से एक पाइप लगा रहता है ऐसे, ठीक है, और ये जो पाइप आता है बड़े बड़े मशीनों में ऐसे लगा रहता है। अब ये टरबाइन नचेगा, ये नचना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पर जो भी मशीन है ये मशीन नचना शुरू हो जाएगा, और ये मशीन से जो है करंट फ्लो होगा। और बड़े बड़े यहाँ टावर लगा दिए रहते हैं, बड़े बड़े बिजली लगा दिए थे जहां पर करंट जाता है, और इसी तार से अब बिजली जो है जगह जगह पहुंचाया जाता है। और इस टरबाइन को नचाने के लिए ऊपर से पानी गिराइए बहुत तेज स्पीड में, यानी कि नदियों का पानी गिराइए बहुत तेज में। तो उसके लिए यह जो नदी होता है यहाँ पर क्या करना था? डैम बना दिया था, बांध, और पानी को रोक के तेज रफ्तार में गिराया जाता है ताकि ये आए और नाचने लगे। दूसरा तरीका, एक बड़ी सी क्या बना दीजिए? टंकी बना दीजिए, पानी की टंकी, और उसके नीचे क्या कीजिए? आग जला दीजिए। क्या कीजिए? आग जला दीजिए। क्या कीजिए? आग जला दीजिए। आग जला दीजिए, और आग से इसमें पानी भर दीजिए, और इसको पूरा तरह से पैक करके इसके एक पाइप लगा दीजिए, और पाइप को यहाँ लाके एकदम छोड़ दीजिए। और अब इसमें जब पानी खोलेगा, जब प्रेशर भयानक बनाए, तो इस ढक्कन को खोल दीजिए, यहाँ से हवा आएगा, और इतना तेज हवा आएगा कि इसको नचाने लगेगा, एकदम पूरी तरह से नचाने लगेगा टरबाइन को। टरबाइन नचा, बिजली उत्पादन शुरू। देखो टरबाइन नचाने के लिए जैसे भी नचाए, चाहे भाप से नचा दिए, चाहे पानी से नचा दिए, या जिस तरह भी नचा दे। इवन जो जनरेटर होता है उसका भी देखते हैं टरबाइन होता है। जनरेटर में ऊपर से पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, ठीक है, हंडिल मारते हैं लोग, ठीक है, उसके बाद से वो डीजल से ऊर्जा मिलता है, और वो टरबाइन नाचना शुरू होता है, जनरेटर से बिजली उत्पन्न हो जाता है, तब आपके घर में बिजली हो जाता है। शादी ब्याह में देखते हो जनरेटर चलता होगा, तो कहां से आ रहा है? बस वो टरबाइन को नचाना है। जैसे भी नाचे, आप जिससे भी ऊर्जा दे दे, उसको पानी से ऊर्जा दीजिए, भाप से ऊर्जा दीजिए, या हाथे जाके उसको नचाइए, या पेट्रोल डीजल डाल के नचाइए, जैसे भी इस टरबाइन को नचाना है। इस टरबाइन को नचाने के लिए ऊर्जा चाहिए। अब जल ऊर्जा मिले, भाप ऊर्जा मिले, या उसको पेट्रोलियम पदार्थ वाला ऊर्जा दे दिए, जो जिससे भी ऊर्जा देंगे बस ये नाचना शुरू हो जाएगा, बिजली उत्पादन हो जाएगा। आपका विद्युत शक्ति उसी को कहा जाता है। बुझा गया आप लोग को? अब ये जल विद्युत, यानी कि वही विद्युत शक्ति में जल विद्युत आ जाएगा। अब जल विद्युत यानी जल से बिजली उत्पादन की शुरुआत भारत में 1897 दार्जिलिंग में किया गया था। कहां गया था? दार्जिलिंग में सबसे पहले किया गया था। 1897 में दार्जिलिंग में सबसे पहले किया गया था, याद रखिएगा। और ये ऑब्जेक्टिव वाले सेशन में आप लोग का चल रहा है, शाम वाला जरूर देखिएगा आप लोग, 7 बजे वाला, ठीक है। उसके बाद कर्नाटक के शिव समुद्रम में भी कावेरी नदी पर जल प्रपात जो बनाया गया, जो दूसरा जल विद्युत संयंत्र की स्थापना हुई। दूसरी जल विद्युत, पहला जो था दार्जिलिंग में, दूसरा शिव समुद्रम जो जल प्रपात है कावेरी नदी पर। 2 क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन पूछता है शिव समुद्रम जल प्रपात मतलब होता है झरना, ठीक है। तो शिव समुद्रम झरना जो है कहाँ है, किस नदी पर? कावेरी नदी पर। जो सेकेंड जो है जल विद्युत संयंत्र है। अगला आ जाइए। अब कह रहा है क्या आप जानते हैं विद्युत को उत्पादन के लिए मतलब कि विद्युत जितना उत्पादन कर रहा है तो उसको उत्पादन के लिए बड़े बड़े साधन उपयोग किया जाता है। जैसे कि नदियों का पानी रोक दिया जाता है। उस नदियों को पानी को जब रोका जाता है ना, तो उसे कहा जाता है बहुउद्देशीय परियोजना। क्या बोला जाता है? बहुउद्देशीय परियोजना। अब नदी के पानी को रोकना बहुउद्देशीय परियोजना कैसे है? देखो, कोई भी कार्य, कोई भी परियोजना
या किसी भी तरह की क्रिया है जब बहुत सारे उद्देश्य के लिए किया जाता है तो उसको कहा जाता है बहुउद्देशीय परियोजना। जैसे नदी का पानी हम लोग ने रोक दिया और रोकने से उसके बगल से नहर बना दीजिए और जहां ले जाना है पानी नहर बना के लेके चल जाइए। जहां जिस एरिया में पानी नहीं पहुंचता है, जो एरिया सूखा रहता है, वहां भी पानी पहुंच जाएगा इसके द्वारा। तो आराम से पहुंच गया पानी, तो भाई कहेंगे कि भाई साहब इससे एक फायदा हुआ कि जो सूखा वाला एरिया था वहां सिंचाई हो गया, वह पानी मिल गया। दूसरा काम, यहाँ पर डैम बना दिए तो आने जाने का रास्ता हो गया, सड़क बन गया, तो नदी के इस पार से उस पार आने जाने वाले लोगों को भी सुविधा हो गया, पार करने की सुविधा होगी, यानी कि परिवहन यातायात का भी सुविधा हो गया, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी फायदा हो गया। तीसरा फायदा, जिस एरिया में बाढ़ आ रहा था तो बांध यानी कि डैम बना दिए तो बाढ़ भी अब नहीं आएगा, अपने मर्जी से पानी छोड़िएगा, अपने पानी से रोकिएगा पानी। तीसरा फायदा हुआ। चौथा फायदा, उसे बिजली उत्पादन कर सकते हैं, यानी कि कभी भी किसी भी परियोजना का उद्देश्य ढेर सारा हो तो उसे कहेंगे बहुउद्देशीय परियोजना। और नदी घाटी परियोजना, जितनी भी नदी घाटी परियोजना है वो सारी की सारी बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत आता है। जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल यानी भाखड़ा नांगल जो परियोजना जो है, ये जो परियोजना है, ये परियोजना 225 मीटर ऊंचा यानी इतनी ऊपर बनाई गई है। याद रखिएगा, जो विश्व के सर्वोच्च बांधों में भाखड़ा जो है ये 225 मीटर ऊंचा है और भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। क्या है ये भारत की सबसे बड़ी परियोजना? क्वेश्चन पूछेगा भारत की सबसे बड़ी परियोजना, तो भाखड़ा नांगल परियोजना है, याद रखिएगा। 4 शक्ति गृह यानी 4 जो है बिजली गृह बनाए गए वहां पर, एक भाखड़ा बांध में और 2 गंगवाल में और 1 कोटला में, उन जगहों पर बनाए गए, याद रखिएगा, याद रखिएगा। तो ये भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ये किस नदी पर है? याद रखिएगा, सतलज नदी पर है, जो हिमालयन क्षेत्र की नदी है। किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। दूसरा आ जाइएगा दामोदर घाटी परियोजना, ये किस नदी पर होगा? तो दामोदर नदी पर होगा। याद रखिएगा, पहले दामोदर नदी को बंगाल का शोक नदी भी कहा जाता था, बंगाल का शोक भी कहा जाता है। जैसे कैसे बिहार का शोक नदी कौन सा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, बिहार की शोक नदी कौन सी है। उसी तरह बंगाल का शोक दामोदर नदी कहा जाता था, लेकिन इस पर जब डैम बना दिया गया तो इसे ढेर सारा फायदा हो गया। किसको फायदा हुआ? बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल सबको फायदा हो गया, सबको बिजली मिल गया। 1300 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाता है इससे। अगला आइएगा कोसी परियोजना। अब ये परियोजना के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन खूब पूछता है। कोसी परियोजना जो है यह उत्तर बिहार का अभिशाप, उत्तर बिहार का अभिशाप किसे कहा जाता है? कोसी नदी को, जो कि अभी आप लोग से क्वेश्चन पूछा। हनुमान नगर जो कि नेपाल में है, यहाँ बांध बनाकर 20,000 किलोवाट बिजली उत्पादन किया जा रहा है। इसकी जिसकी आधी बिजली नेपाल रख लेता है और शेष बिजली बिहार को दे देता है। यही है कोसी जो है परियोजना है, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे रिहंद परियोजना। अच्छा, आप सभी को कमेंट करके बताना है कोसी परियोजना कब किस वर्ष जो है शुरू किया गया था, किस वर्ष जो है कोसी परियोजना जो है, कोसी परियोजना किस वर्ष जो है शुरू किया गया था, आप सभी को कमेंट करके जरूर बताना है। दूसरा रिहंद परियोजना, सोन की सहायक नदी रिहंद है। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सोन की सहायक नदी कौन सी है? तो रिहंद है। और इस परियोजना से उत्तर प्रदेश में 934 मीटर लंबा एक बांध बनाया गया और जो है ये गोविंद बल्लभ पंत सागर का निर्माण किया गया। अब देखो, जब डैम बनता है ना, तो बांध बनता है ना, बांध, तो पानी जब रुक जाता है ना तो एक बड़ा सा सागर या झील बन जाता है। तो उसी तरह रिहंद बांध जब बनाया गया तो एक बड़ा सा झील बना, जिसे गोविंद बल्लभ पंत सागर कहा गया, जिसे गोविंद बल्लभ पंत सागर कहा गया, ठीक है। आगे आ जाइएगा। अब यहाँ लिखा है हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड याद रखिएगा, ये किस नदी पर है? महानदी पर। ऐसे भी हीरा महान होता है। उड़ीसा का है, उड़ीसा का विश्व का सबसे लंबा, याद रखिएगा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा भी याद रखिएगा, सबसे बड़ा था भाखड़ा और सबसे लंबा हीराकुंड बांध परियोजना है, यह हीराकुंड परियोजना है। उसके बाद आएंगे चंबल घाटी परियोजना, जो कि चंबल नदी पर है और यह राजस्थान में 3 गो बांध बनाया गया है। एक बांध बनाया गया गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा, ये 3 जगह बांध बनाया गया, याद रखिएगा। और इसे बिजली उत्पादन किया जाता है। इसे बिजली जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों को मिलता है, किससे? चंबल घाटी परियोजना से। उसके बाद है तुंगभद्रा परियोजना, ये कृष्णा की सहायक नदी है तुंगभद्रा और ये कर्नाटक में अवस्थित है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। क्वेश्चन पूछेगा दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना, तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आ जाइए। इसे आंध्र प्रदेश के सहयोग से तैयार किया गया और इससे बिजली उत्पादन किया जाता है। सारवती नदी जो है या शरावती नदी जो है परियोजना, ये कर्नाटक के पश्चिमी घाट पर सारवती नदी जो है, सारवती नदी के पास जोग प्रपात के पास में 2100 मीटर लंबा जो है
62 मीटर ऊंचा जो है बांध बनाकर बिजली उत्पादन किया जाता है। बस इतना याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा जोग जलप्रपात, ये जोग या गरसोप्पा भी बोला जाता है इसको, गरसोप्पा, गरसोप्पा इसी के नाम है, जोग या गरसोप्पा। जोग प्रपात या गरसोप्पा प्रपात जो है किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर, शरावती नदी पर। कौन सी नदी पर? शरावती नहीं, सारवती नदी पर, सरवती नदी पर, सरवती नदी पर, जो कि कहां की है? कर्नाटक की है। कहां की है? कर्नाटक की, याद रखिएगा। बिजली उत्पादन किया जाता है जो कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र वाले सभी को इससे लाभ मिलता है। अब ये ताप शक्ति जिसे टेम्परेचर यानी ताप शक्ति, तो जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है ताप शक्ति की, याद रखिएगा। ये समाप्त भी हो सकते हैं, इसको समाप्त संसाधन भी कहते हैं। किसको? ताप शक्ति को। आगे आ जाइए। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम देश का अधिकतर ताप विद्युत शक्ति उत्पादन करने का कार्य करता है। कौन करता है? एनटीपीसी, राष्ट्रीय विद्युत निगम, ये सबसे ज्यादा ताप उत्पन्न करता है, याद रखिएगा। अब ये परमाणु शक्ति के बारे में देखेंगे, परमाणु शक्ति के बारे में देखेंगे। परमाणु शक्ति में आएंगे तो यहां लिखा हुआ है कि इल्मेनाइट, वेनेडियम, एंटीमनी, ग्रेफाइट, यूरेनियम, मोनाजाइट आदि आणविक खनिज है। आणविक खनिज याद रखिएगा, जिससे परमाणविक या आणविक खनिज, जो अणु वाले खनिज है जिससे परमाणु ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। मोनाजाइट केरल राज्य में प्रचुरता में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा मोनाजाइट जो है किस राज्य में सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो केरल में सबसे ज्यादा पाया जाता है, याद रखिएगा मोनाजाइट। यूरेनियम जो है इसका अयस्क का नाम है पिच ब्लेड। अयस्क मैंने कई बार बता चुका हूं, तो पिच ब्लेड किसका अयस्क है? यूरेनियम का अयस्क, याद रखिएगा। भारत में यूरेनियम का विशाल भंडार झारखंड के जादूगढ़ा में है, याद रखिएगा। मेघालय के जयंतिया पहाड़ी में भी पाया जाता है, तो मेघालय में भी पाया जाता है। और क्या बोलते हैं, यूरेनियम झारखंड के जादूगढ़ा में भी पाया जाता है, और बिहार के गया में भी पाया जाता है यूरेनियम, याद रखिएगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। आगे आते लोग, आंध्र प्रदेश में भी यूरेनियम पाया जाता है, बहुत सारे क्षेत्रों में यूरेनियम पाया जाता है, याद रखिएगा। भारत में 1955 में प्रथम आणविक रिएक्टर मुंबई के निकट तारापुर में स्थापित किया गया था। तारापुर परमाणु शक्ति जो है ये एशिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना में से एक है, याद रखिएगा। तारापुर परमाणु विद्युत गृह ये एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है, अभी जो आपने बताया। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे भारत में थोरियम और थोरियम के भंडार काफी समृद्ध है। भारत में थोरियम बहुत ज्यादा पाया जाता है। थोरियम क्या है? तो यूरेनियम का भाई समझ लीजिए, यूरेनियम का उपयोग होता है। अब यूरेनियम क्या है, दिमाग में आ रहा होगा। देखो, कोयला से क्या होता है? कोयला जलाइएगा, ऊर्जा मिलेगा, ऊर्जा से मशीन वगैरह चलेगा। यूरेनियम जो होता है ना, कोयला का बाप है, बाप नहीं दादा परदादा कहिए। कोयला मतलब एक बुरा कोयला जलाइए और छोटा सा यूरेनियम जलाइए, एक के बराबर ऊर्जा मिलेगा, इतना पावरफुल होता है यूरेनियम। तो यूरेनियम का छोटा भाई होता है थोरियम, ये भारत में बहुत ज्यादा पाया जाता है, लेकिन इसका उपयोग जो है अभी कम किया जाता है। अब ये राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत, ये जो है कोटा में, राजस्थान में बनाया गया, कोटा में, और ये बिजली घर कनाडा के सहयोग से बनाया गया था। राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत गृह कनाडा के सहयोग से बनाया गया, राजस्थान के कोटा में, चंबल नदी पर बनाया गया, याद रखिएगा। कलपक्कम जो है ये तमिलनाडु में है, और स्वदेशी यानी खुद के प्रयास से ये तैयार किया गया था, कलपक्कम परमाणु विद्युत गृह, जो कि तमिलनाडु में है। स्थापना भी लिखा हुआ है, 1983-85 में ये कार्य शुरू हो गया था। अगला आएंगे नौरौरा। नौरौरा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है, याद रखिएगा, बुलंदशहर के पास में है नौरौरा। नौरौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। काकरापाड़ा कहाँ है? गुजरात में है। 1992 में इस विद्युत का प्रारंभ किया गया था। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में है, ये जवाहर जिला में स्थित है, कर्नाटक के। कुड़लकुलम परमाणु कहाँ है? तो ये भी तमिलनाडु में, और ये रूस के सहयोग से तैयार किया गया था, रूस के सहयोग से कुड़लकुलम। लेकिन वही कलपक्कम जो था वो भी तमिलनाडु में था, लेकिन वो स्वदेशी था, किसी के सहयोग से नहीं था, याद रखिएगा। ये तमिलनाडु के तूतीकुरिन बंदरगाह पर जो है ये कुड़लकुलम परमाणु विद्युत गृह है, याद रखिएगा। अब गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में आएंगे। गैर पारंपरिक जो समाप्त नहीं होगा, जैसे कि सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है इसका अधिक संभावना गुजरात, राजस्थान में है, अधिक संभावना, यानी इन क्षेत्रों में सौर ऊर्जा, सोलर उत्पादन करने की, सोलर से एनर्जी उत्पादन करने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि यहाँ गर्मी ज्यादा रहती है, शुष्क एरिया है, याद रखिएगा। पवन ऊर्जा, जहां पवन ज्यादा चलता हो, हवा ज्यादा चलता हो, ये भी एरिया गुजरात और राजस्थान वाले एरिया में ज्यादातर हो सकता है। ठीक है, पवन ऊर्जा तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में अनुकूल परिस्थिति है। गुजरात के कक्ष में लांबा पवन ऊर्जा संयंत्र है, एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है, यानी गुजरात में
जो कच्छ है, गुजरात में जो कच्छ है, अब कहेंगे कच्छ कहाँ है भाई साहब, लीजिए मैं यहाँ दिखा देता हूँ। ये जो एरिया है जो इसको बोलते हैं कच्छ का रण। तो ये जो गुजरात का कच्छ है, ये यहाँ पर एक जगह है लांबा। वो लांबा पवन ऊर्जा जो है वो एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है। दूसरा बड़ा संयंत्र है तमिलनाडु के तूतीकोरिन में है। तो तमिलनाडु के तूतीकोरिन में भी क्या है, पवन ऊर्जा स्रोत है। क्वेश्चन पूछेगा तमिलनाडु का तूतीकोरिन किस लिए फेमस है, पवन ऊर्जा के लिए फेमस है। क्वेश्चन पूछेगा कि राजस्थान का वो कौन सा क्षेत्र है जो पवन ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है, तो लांबा। कौन सा है, लांबा पवन ऊर्जा संयंत्र जो एशिया का सबसे बड़ा है। अब आइए ज्वारीय पवन ऊर्जा और तरंग ऊर्जा। तो ज्वारीय पवन ऊर्जा में देखेंगे तो खंबाती खाड़ी, कच्छ खाड़ी और सुंदरवन। खंबाती खाड़ी, कच्छ खाड़ी और सुंदरवन। यहां लिखा है खंबाती खाड़ी सबसे अनुकूल है, क्या है, सबसे अनुकूल है। उसके बाद कच्छ की खाड़ी है तथा उसके बाद सुंदरवन है, सुंदरवन का स्थान आता है। पहला नंबर में खंबात की खाड़ी सबसे अनुकूल किसके लिए, ज्वारीय ऊर्जा लिए। ज्वारीय ऊर्जा क्या होता है, देखो समुद्र की लहरें उठना ज्वार और नीचे गिरना भाटा, ज्वार भाटा, ज्वार भाटा, ज्वार भाटा। बुझा गया आप लोग को, ये उठना ज्वार और नीचे गिरना भाटा, नीचे गिरना भाटा, तो ये ज्वार भाटा, ज्वार भाटा, ज्वार भाटा। तो सबसे ज्यादा ज्वार भाटा खंबाती खाड़ी में, उसके बाद कच्छ की खाड़ी में, तब देन उसके बाद कहा हो जाएगा सुंदरवन में। अब ये भूतापी ऊर्जा, तो हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में भूतापी ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। दूसरा लद्दाख के दुर्गा घाटी में। तो क्वेश्चन पूछेगा लद्दाख का दुर्गा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है, भूतापी ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछेगा मणिपुर का कौन सा क्षेत्र है भूतापी ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है, तो मणिपुर का रहूं, हिमाचल प्रदेश का, तो मणिकरण, हिमाचल प्रदेश का मणिकरण, हिमाचल प्रदेश का मणिकरण। अब ये बायोगैस जैव ऊर्जा, बायोगैस यानी जिसको गोबर गैस प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, बायोगैस को गोबर गैस प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे आइएगा शक्ति संसाधन को संरक्षण, यानी किसी भी संसाधनों को बचाना संरक्षण कहलाता है, संसाधन को बचाना संरक्षण कहलाता है, याद रखिएगा। ऊर्जा के प्रयोग में क्या बोलते हैं, मितव्ययता। मितव्ययता मतलब होता है कि भ्रम का पैदा होना, और लोग जो है इसका जरूरत से ज्यादा यूज करते हैं या अनजाने में बहुत ज्यादा बर्बाद करते हैं संसाधनों को, उसी को बोला जाता है। कह रहा है कि ऊर्जा के नवीन क्षेत्रों में खोज, नए नए जगहों पर खोज करना शुरू कर देना चाहिए, है ना, जिससे क्या होगा, नए नए ऊर्जा हमें प्राप्त होगी। इससे जो ऊर्जा में कमी हो रही है उसकी कमी को दूर किया जा सकता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ लिखा है कि पिछले कुछ दिनों में विश्व के लिए दुखदायी सिद्ध होगा। इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी ओपेक, विश्व व्यापार संगठन WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दक्षिण एशियाई के 8 देशों का संगठन G8 जैसी बहुत सारी संस्थाएं जो है इस पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और वो लोग क्या कर रही है, संसाधनों को बचाने के लिए ढंग से उसका इस्तेमाल करने पर जो है जोर ज्यादा डाल रही है। अब आएंगे क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। बिहार राज्य के किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, तो खनिज तेल का विशाल भंडार असम में था, डिगबोई में आपने देखा होगा। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था, देखो भारत में नहीं, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। कौन सा ऊर्जा स्रोत है, अनवीकरणीय। अनवीकरणीय मतलब होता है कि हमेशा नया रहेगा, कभी भी समाप्त नहीं होगा, ठीक है, हमेशा जो है नया नहीं रहेगा। नवीकरणीय मतलब होता है हमेशा नया रहेगा, अनवीकरणीय मतलब होता है कि समाप्त हो जाएगा। कौन सा, कोयला। देखो जल नहीं समाप्त होने वाला है धरती पर से, सौर ऊर्जा नहीं समाप्त होने वाला, और पवन, ये तीन चीजें धरती पर से समाप्त नहीं होने वाला है। ये तीन चीजें समाप्त हो जाएगा तो धरती समाप्त है ना। देखो पीने वाला पानी की कमी है, लेकिन पानी ऐसे कमी नहीं है, जल की कमी नहीं है धरती पर, खारे पानी का। प्राथमिक ऊर्जा उदाहरण नहीं है, याद रखना, प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, तो ये विद्युत प्राथमिक नहीं है, ये सेकेंडरी, आप सभी ने आपने जस्ट अभी पढ़ा था। ऊर्जा का गैर पारंपरिक, यानी गैर पारंपरिक मतलब होता है कि नए नए यूज किया जा रहा है, तो सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा जो है गैर पारंपरिक हो जाएगा। अगला आते हैं लोग, अगला देखिए, गोंडवाना समूह का कोयला कितने साल पहले का है, तो 20 करोड़ वर्ष पहले का है। इसको आपने देखा। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादन जो है झारखंड में सबसे ज्यादा है, आपने देखा। सबसे बढ़िया कोयला का प्रकार एंथ्रासाइट, उसके बाद से बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। एंथ्रासाइट का उपयोग धातु को गलाने में किया जाता है कि नहीं है, और बिटुमिनस को भी परिष्कृत करके सेम उसी तरह उपयोग कर सकते हैं धातु गलाने में। भूरा कोयला लिग्नाइट को, और सबसे खराब कोयला पिट को कहा जाता है। ये चारों मैं बता दिया हूँ। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, तो खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, और मुंबई तट से,
मुंबई तट से 176 किलोमीटर समुद्र में बढ़िएगा तो मुंबई हाई मिलेगा। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना ये भी डिगबोई में खोला गया असम में 1901 के आसपास में, है कि नहीं है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ मिलता है, तो पेट्रोलियम के साथ ही प्राकृतिक गैस मिल जाता है। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पे है, तो ये जो भाखड़ा नंगल परियोजना ये सतलज नदी पर है, याद रखिएगा। वही नर्मदा पर सरदार सरोवर बांध है, याद रखिएगा, है कि नहीं है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा था, जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदी है, अभी आपने पढ़ा, है कि नहीं है। चंबल पर है, गांधी सागर है बांध, वहां पर आपने पढ़ा, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, कोटा। सारावती जो है ये कर्नाटक में, जहां पर जोग जलप्रपात था, जहां से दूसरे नंबर पर था जल विद्युत उत्पादन करने में, पहले नंबर पर दार्जिलिंग था। हीराकुंड ये जो है ये महानदी जो है, हीराकुंड महानदी पर बनाया गया बांध है हीराकुंड, जो सबसे लंबा नदी बांध परियोजना है। ये सबको डिटेल से पढ़ा दिया। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है ताप विद्युत केंद्र में, तो ताप विद्युत केंद्र में देखेंगे तो यहाँ देखेंगे ताप विद्युत केंद्र तो बरौनी ताप विद्युत केंद्र हो जाएगा, जो बिहार का है। गया में कुछ पदार्थ पाए जाते हैं, वो धारवाड़ क्षेत्र के पदार्थ है। समस्तीपुर फेमस है कागज के लिए, कटिहार फेमस है पटसन के लिए, लेकिन वही बरौनी जो है ताप विद्युत केंद्र के लिए फेमस है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन कौन करता है, झारखंड का जादूगोड़ा यूरेनियम का उत्पादन करते हैं, याद रखिएगा। डिगबोई में जो होता है, अभी आपने पढ़ा कि तेल उत्पादन भी होता है और तेल को साफ करने वाला पहला मशीन यहीं पर बैठाया गया था। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में है। नौरोरा यूपी में है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में। कलपक्कम तमिलनाडु में है कि नहीं है। और कैगा कर्नाटक में है, ये भी याद रखिएगा। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं है, तो सौर ऊर्जा की संभावना राजस्थान में है, गुजरात में है। अभी आपने देखा कि इन सभी जगहों पर सौर ऊर्जा की संभावना ज्यादा है। ज्वारीय ऊर्जा का जो है उत्पादन हेतु भारत में अधिक अनुकूल परिस्थिति, यानी ज्वारीय ऊर्जा में सबसे बेहतर कौन था, सबसे बेहतर था खंबात की खाड़ी, दूसरा उसके बाद खंबात की खाड़ी के बाद आया गया तो कच्छ की रण, है ना। कच्छ की रण खंबात की खाड़ी कहाँ दिया गया है, इसमें मन्नार की खाड़ी नहीं होगा, खंबात की खाड़ी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ये सारे क्वेश्चन जो आप लोग डिटेल से समझ गए, उम्मीद कर रहा हूँ ये चैप्टर बेहतरीन रूप से समझ आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप नंबर पर जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं, और कोशिश कीजिएगा कि कमेंट करके अपने डाउट पूछने के लिए। और डेली शाम 7 बजे हम लोग लाइव आते हैं, आज भी लाइव आएंगे लोग, जो इस चैप्टर से रिलेटेड, यानी कि पूरा पहली इकाई 1 जो है आप लोग कंप्लीट हो गया। कल मैं आप लोग इकाई 2 पढ़ाऊंगा, और कल इकाई 2 छोटा है तो कल एक ही बार में इकाई 2 खत्म हो जाएगा। फिर इकाई 3 में 2-3 चैप्टर है, उसको भी 1-2 दिन में खत्म कर देंगे। तो इस तरह से आप लोग का भूगोल डिटेल से होते रहेगा। हिस्ट्री भी बहुत जल्द मैं 10th क्लास का शुरू करने वाला हूँ, पॉलिटिकल साइंस भी शुरू होने वाला है 1-2 दिन में। यानी कि नए साल आते आते आप लोगों को हिस्ट्री, पॉलिटी और ये ज्योग्राफी तीनों ही 10th क्लास का डिटेल से आप सभी को MCQ और थ्योरी क्लास दोनों ही मिल जाएगा। उम्मीद यही रहेगा कि इससे संबंधित कोई भी एग्जाम हो और यहाँ से अगर क्वेश्चन आ रहे हो, चाहे वो मैट्रिक में आ रहे हो या आप लोग किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी का TRE का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी PT की तैयारी कर रहे हो, या बिहार या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। और आप सभी यहाँ तक अगर आ चुके होंगे तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मुझे भी समझ आए कि आपने पूरी क्लास को कंटिन्यू देखा हुआ है। उम्मीद यही रहेगा कि आप सभी क्लास को पूरी देखे होंगे, बेहतर रूप से देखे होंगे। मिलते हैं शाम 7 बजे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना कीमती कमेंट बिल्कुल देना जो है ना भूलेंगे। क्लास बेहतर लग रहा होगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर करेंगे। अगर नए होंगे तो क्लास के साथ जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, नोटिफिकेशन जो है उसका बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, ताकि जो भी हम लोग वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन पहुंच जाए। या लाइव है तो लाइव का मैसेज आपके पास है, उसका जो है नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं दूसरे क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।